हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 75। 74 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वो 25 क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा में एक बार नहीं कई मरतबा पूछे गए हैं, तो आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक रहिए बने हुए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा गया है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा गया है? गंगा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इसका जवाब अगर आपको पता होता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका जवाब ए, बी, सी या फिर डी दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, वह है गोदावरी। सी इसका राइट आंसर था। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन का, ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आंसर कोई एक ही होगा, वो जान लेते हैं। भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है JRD टाटा। JRD टाटा। तो पूरा नाम इनका क्या है? जे से था जहांगीर, समझिएगा, आर से था रतन जी, डी से था दादा भाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वो एक क्या थे? उद्योगपति थे। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में। ये एक ऐसा अवार्ड है जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। नागरिक सम्मान दिया जाता है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और ये जो है भारत रत्न अवार्ड, इसकी स्थापना 2 जनवरी कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न अवार्ड की स्थापना हुई थी। और ये जो है कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है कला, दूसरा है साहित्य, लिखते चलेंगे, तीसरा है खेल, चौथा है विज्ञान और 5वां है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र। इन 5 क्षेत्रों में भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक की ज़रूर कीजिएगा। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? गर्दन, खोपड़ी, हृदय और कंधा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती है। तो सही जवाब इसका खोपड़ी, जो ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग वीडियो लेके आते हैं, ये वो 25 क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को पूरा उठा कर पलटिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार से ज़्यादा दिखेंगे। यानी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आपको इसका PDF विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप कोई क्वेश्चन को हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। क्या नाम है? क्विज 742। इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप हमसे कुछ चीज़ें पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली पर्सनल चैट पे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे इसका PDF भी मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका ये जो वीडियो है वो सप्ताह के 4 दिन आता है। वो है संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 4 दिन आता है। शुक्रवार है अगला वीडियो, फिर संडे का, यानी सप्ताह का 100 वो क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बने रहिए क्विज 247 के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। मानव सेवा पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव सेवा पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और राजीव गांधी। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि मानव सेवा पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है। सही जवाब है राजीव गांधी, डी इसका सही जवाब है। और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। वो कितने प्रधानमंत्री थे? तो 7th प्रधानमंत्री थे, 7th। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल क्या था। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांगो, अमेजन, नील नदी और राइन नदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। वो जवाब है नील नदी, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। और ये नदी का जो उद्गम स्थान है वो है विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील इसका उद्गम स्थल है और ये उत्तर भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? उत्तर भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और साथ ही दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या है? तो कार्बन के 2 ही अपर रूप हैं, एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। पुखराज और गोमेज कार्बन का अपर रूप है ही नहीं, और कार्बन के कुल 2 ही अपर रूप हैं, तो और यह है हीरा और ग्रेफाइट। तो वही बोल रहा है कार्बन का सबसे ठोस अपर रूप क्या है? तो सही जवाब है हीरा। ए इसका सही जवाब था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस सूची में जोड़ा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसकी बात किया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस सूची में जोड़ा गया था। एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जवाब पर पहुंचेंगे। तो हुआ क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। क्या थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मैं लिख देता हूं, स्वर्ण सिंह समिति। इन्हीं की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सबसे पहला चीज तो ये जानिए कि किनके अनुशंसा पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। दूसरी चीज ये जानना है कि मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। 2 चीज जान गए। तीसरा चीज ये जाना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन में जोड़ा गया है? तो संशोधन था 42वां, 42nd संशोधन था, जो कि 1976 में 1976 में हुआ था। उस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चौथी चीज क्या जानेंगे? किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो वो था 51 क। 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अब हम लोग जानेंगे कि किस भाग सूची में जोड़ा गया था। तो वो है किस भाग? 4 क, यानी सी इसका राइट आंसर था। 4 क में जोड़ा गया था, तो सी इसका राइट आंसर था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या सीखे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस से लेकर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? और ये किस अनुच्छेद के तहत? तो 51 क के तहत, भाग 4 क के तहत जोड़ा गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका जवाब मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कौन सा गैस है? किसकी बात किया? ओजोन परत के। अच्छा, ओजोन का रासायनिक सूत्र किससे डिनोट करते हैं? तो वो होता है O3, ठीक है। O3 मतलब ओजोन हो जाता है। क्लियर है? तो ओजोन के परत का क्षय जो हो रहा है वो कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दिया गया CFC, CO2, SO2 और NO2। तो सही जवाब है CFC, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सप्ताह में 4 दिन ऐसे ही वीडियो मिलते हैं, वो 25 क्वेश्चंस के। पहला वीडियो आता है संडे को, दूसरा वीडियो आता है मंडे को, तीसरा वीडियो आता है वेडनेसडे को, चौथा वीडियो फ्राइडे को, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आज जैसे वीडियो आया हुआ है। अगला वीडियो फिर ऐसे मिलेगा। 25x4 पर वीक आपके 100 वो क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं जो कि परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, और इसके साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात थोड़ा करते हैं।
गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? बहुत लोग भारत का जवाब लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। भारत दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश इसके लिए उसका उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो गन्ने का मूल उत्पादक देश है चीन, ब्राज़ील, थाईलैंड। तो सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने में है, तो फर्स्ट आ गया ब्राज़ील और सेकेंड नंबर पे आता हमारा भारत, ठीक है। चलिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? चलो, क्वेश्चन में क्या दिया भाई कि जफरनामा लिखा था किस सिख गुरु ने? तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जफरनामा होता क्या है। तो जफरनामा होता है विजय पत्र। क्या होता है? विजय पत्र को जफरनामा बोला जाता था, ठीक है। तो वही कह रहा है किस सिख गुरु ने फारसी में लिखा था जफरनामा। तो किस भाषा में लिखा? तो यहाँ क्वेश्चन आ गया फारसी। और किसने लिखा था? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। डी इसका सही जवाब है। और ये जफरनामा फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह ने किसको लिखा था? तो मुगल शासक औरंगजेब को लिखा था। किसको लिखा था? मुगल शासक औरंगजेब को लिखा था। ये आप कमेंट बॉक्स में, ये आप अपने नोट में लिख लीजिएगा कि जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में और मुगल शासक औरंगजेब को लिखा था। दोस्तों, इसका पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है क्विज 742। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमसे दोस्ती बने रहे और हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मंत्रिपरिषद पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? ऑप्शन दिया गया है स्पेन, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद की पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है। तो सही जवाब फ्रेंड्स का ब्रिटेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। बी इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो गुप्त शासक थे उनकी दरबारी भाषा क्या थी? ब्राह्मणी, पाली, संस्कृत और हिंदी। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो संस्कृत को जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कच्छ में, भुज में, अंजार में, मांडवी में। इसका सही जवाब है कच्छ, और गुजरात का एक जिला है कच्छ। ए इसका सही जवाब था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा। मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना क्या है? मेघना बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की है? बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है मेघना, ठीक है। अच्छा, 2 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं। दूसरा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। आप इस दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये बांग्लादेश में भी जाती है। और चलो मैं जवाब बता ही देता हूँ। गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिएगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, ठीक है। यमुना मत समझिएगा, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को और पद्मा के नाम से गंगा को जानते हैं। और इन दोनों की सम्मिलित धारा जो है वो है मेघना नदी, और वो कहाँ बहती है? बांग्लादेश में। तो बी इसका सही जवाब था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे वीडियोज़ लेके आपके लिए आते रहते हैं सप्ताह के 4 दिन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत, और बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में देखा गया है। तो अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1। तो सही जवाब है इसका डी, जो कि अनुच्छेद 1। डी इसका राइट आंसर है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 इसका सही जवाब था।
किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। सही जवाब क्या है फ्रेंड? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में ही हट्टी सोने की खान स्थित है। आप जवाब में बताएंगे कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? रुधिर स्कंदन में किस प्रोटीन के द्वारा रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? यानी ब्लड का जो थक्का जमता है, रुधिर जो थक्का जम जाता है, वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है? हम लोग तो पढ़े थे विटामिन के द्वारा होता है, और वो विटामिन कौन सा था? विटामिन के तहत होता था। के इसमें हेल्प करता था रुधिर स्कंदन होने में। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? विटामिन ना डाल के प्रोटीन पूछ दिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबुलिन, लाइगेज, फाइब्रिनोजेन और एल्ब्यूमिन, ये 4 प्रोटीन के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि रुधिर स्कंदन में कौन सा प्रोटीन मदद करता है। तो सही जवाब है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, सी इसका राइट आंसर था। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ सीख गए कि रुधिर स्कंदन में अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के बोलिएगा, और अगर प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन के नाम आप बताइएगा। तो इस प्रोटीन की वजह से रुधिर स्कंदन होता है। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको चीज़ की अपडेट मिलते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है अभी, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1896, 1891, 1883, 1889। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स का? तो सही जवाब है इसका 1896, 1986। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये एथेंस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 4 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? सही जवाब है 3 बार। सी इसका राइट आंसर है। और इन जितने भी आपातकाल हुए अब तक 3 जो लगाए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी आपातकाल कौन था? वो था जो कि 25 जून 1975 को लगाया गया था, और वो चला था 21 मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कितने हो गए? 21 महीने हो गए। 21 मंथ तक चला था। और ये जो चला था, इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? लिख लीजिएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। और किनके कहने पे किस प्रधानमंत्री कहने पे इन्होंने लगाया था? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और कारण क्या था लगाने का? तो ये आंतरिक अशांति की वजह से लगाया गया था। किस वजह से लगाया था? आंतरिक अशांति की वजह से लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1917, 10 जनवरी 1920, 12 अगस्त 1925 और 5 नवंबर 1932। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स का? 1920 को किया गया था, 10 जनवरी 1920 इसका राइट आंसर था। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स और आपको सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। इसमें आपको कुछ खर्च नहीं होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम बस लाइक देखते हैं कि हमें कितने लोगों ने लाइक कर लिया। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? गुप्त संवत की बात की गई है, किस वर्ष शुरू किया गया था? हालांकि गुप्त संवत को बंद किया जा चुका है, लेकिन शुरू कब हुआ था इसके बारे में जानते हैं। 325 ईस्वी, 322 ईस्वी, 315 ईस्वी और 319 ईस्वी। तो सही जवाब है 319 ईस्वी में किया गया था। डी इसका सही जवाब है। और किसने किया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। ठीक है, चलिए
सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं आरटीआई, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको जिस सूचना को जानने का अधिकार है, कुछ ऐसी सूचना होती हैं जो कि पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार होता है। अगर वो अधिकार आपको नहीं दिया गया है तो आप इसके तहत कंप्लेन लिखा सकते हैं। तो वही कहा गया है कि सूचना का अधिकार का जो अधिनियम बना वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया 2014, 2002, 2005 और 2009। तो सही जवाब फ्रेंड 2005 जो कि सी को जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूं, देखिए फिर टकराया क्वेश्चन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 10 दिसंबर, 7 मार्च और 21 जून। तो सही जवाब इसका 10 दिसंबर, बी इसका राइट आंसर था। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पादप मात्रा द्वारा अपेक्षित होती है? वह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। सही जवाब फ्रेंड्स नाइट्रोजन, ए इसका राइट आंसर था। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। थीन डैम, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है। थीन डैम किस नदी पर बनाया गया है? थीन डैम किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। उम्मीद करता हूँ आपके पास इसका जवाब शायद ही होगा, क्योंकि थीन डैम का एक्चुअल नाम है रंजीत सागर बांध। अब आपके पास जवाब मिल गया होगा, रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध या डैम एक ही है। अब उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब दे देंगे। तो थीन डैम को रंजीत सागर डैम या बांध जो बोलिए उसके नाम से भी जानते हैं, जो कि रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में बनाया गया है। कहाँ पर? पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। कौन सा? रंजीत सागर बांध या डैम, जिसको थीन डैम के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, मैं बता रहा हूँ बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं वहाँ पर, आप हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आंसर आपको मिलेगा। चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो को लेके मिलूंगा संडे को सेम टाइम में, संडे को, और फिर मंडे को, फिर बुधवार को, फिर शुक्रवार को, फिर 25 क्वेश्चन के सेट लेके आऊँगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। मिलते हैं संडे को, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय जवान।